हमारे भारत देश को कृषि प्रधान राष्ट्र कहा जाता है और जब कृषि प्रधान राष्ट्र की बात आती है तो भारत के दिल मध्य प्रदेश पर पूरे देश की निगाह चढ़ जाती है। ऐसे में मध्य प्रदेश में कितना कृषि विकास हो रहा है, कितना किसानों की हितैषी योजनाएं बनाई जा रही है और कैसे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में इस बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे मध्य प्रदेश के कृषि कैबिनेट मंत्री कमल पटेल जी की क्रांतिकारी कार्यशैली भी चर्चाओं का विषय रहती है। सदैव किसानों की वो चिंता करते हैं, किसानों के साथ ही जीते हैं, किसानों के साथ ही सियासत करते हैं और किसानों की सेवा ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, ऐसा परिलक्षित होता है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में मध्य प्रदेश के सम्मानित कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी से। माननीय मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में धन्यवाद। कमल पटेल जी का जो चेहरा है ये राजनीति में बहुत मंजे हुए खिलाड़ी के तौर पर भी जाना पहचाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें या युवा मोर्चे के जमाने में युवाओं की बड़ी फौज जिस नेता के पीछे चलती थी उसका नाम है कमल पटेल। और आज मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री के तौर पर वो कई क्रांतिकारी योजनाओं का न केवल क्रियान्वयन कर रहे हैं बल्कि किसानों की चिंता भी कर रहे हैं। बात चाहे ओलावृष्टि की हो या फिर बात हो किसानों के ऋण माफी की, हर मसले पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्रालय ने अपनी कार्यशैली का लोहा मनवाया है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश में इन दिनों किसानों की फिक्र के लिए कैसे कृषि मंत्री 24 घंटे सातों दिन सक्रिय हैं। माननीय मंत्री जी, सबसे पहले चूंकि किसानों की बात है और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति है ये किसानों के इर्द गिर्द ही हमेशा नजर आती है, बात कोई भी राजनीतिक दल की कर लें। किस तरह से आपका मंत्रालय तमाम बड़ी योजनाओं पर काम कर रहा है? नहीं, सिर्फ राजनीति ही नहीं, जी जी जी, किसान इस देश की आत्मा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। किसान इस देश की रीढ़ है। जी जी जी, ये कृषि प्रधान देश और मध्य प्रदेश तो कृषि प्रधान प्रदेश है। जी जी बिल्कुल। और इसलिए कि जब व्यक्ति की रीढ़ मजबूत होती है तो वो खड़ा भी हो सकता है अपने पैर पर, जी जी, वो प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकता है। बहुत बढ़िया। तो इस देश को अगर अपने, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प आत्मनिर्भर भारत का, जी जी, तो ये देश आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब आत्मनिर्भर गांव बनेंगे। आत्मनिर्भर गांव कब बनेगा? जब आत्मनिर्भर किसान बनेगा। बहुत बड़ी बात। और एक मजदूर, कृषि पर आधारित मजदूर आत्मनिर्भर बनेगा। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जी, भारतीय जनसंघ के समय से हमारा एक ही नारा, एक ही मंत्र, दो हाथ को काम और हर खेत को पानी। बहुत बड़ी बात। जब हर खेत को पानी देंगे तो हर हाथ को काम मिलेगा। और कुछ कृषि नीतियों में हम परिवर्तन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देने का, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का, एक आजाद भारत की 75 साल की जो अपन अमृत महोत्सव मना रहे हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि गांव में आबादी में बसते हैं गांव, और आबादी का मालिकाना हक नहीं होने से ये 6 लाख देश में गांव हैं। और महात्मा गांधी जी भी कहते थे असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का विकास होगा। बिल्कुल सही। किसान के विकास से ही देश का विकास होगा। लेकिन जिनने कांग्रेस के ने 60 साल राज किया गांधी जी के नाम पर, नकली गांधी बनकर, उन्होंने गांधी जी की विचार को नहीं अपनाया, इस देश की आत्मा नहीं पहचानी, इस देश के गांव गरीब किसानों की चिंता नहीं की और इसलिए गलत नीतियां बनाई। और उसके कारण जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो वो उनके कपड़े इटली धुलने जाते थे, पाश्चात्य संस्कृति से वो प्रभावित थे। और इसलिए उन्होंने सारी नीतियां पाश्चात्य देशों को देख के बनाई। उद्योग, कृषि को उपेक्षित किया, उद्योग को बढ़ाया। उद्योग भी बढ़ना चाहिए लेकिन सिर्फ उद्योगों को शहरी क्षेत्र तक सीमित रखा। और इसलिए गांव, जब भारत आजाद हुआ था उस समय गांव में लोग रहते थे 80%, शहर में रहते थे 20%। लेकिन कांग्रेस ने जितने साल राज किया, जो बजट बनाती थी कांग्रेस, वो 80% लोग जहाँ रहते हैं वहाँ 20% खर्च करती थी। जी जी बिल्कुल। और जहाँ 20% लोग रहते हैं वहाँ 80%। इसलिए गांव और शहर की खाई चौड़ी हो गई। शहर थोड़े सुविधा मिली लेकिन गांव पूरी तरह पिछड़ गए। गांव में 1 किलोमीटर सड़क नहीं, गांव में 1 गिलास शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं, गांव में बिजली नहीं, गांव में स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, गांव के अंदर रोटी कपड़ा मकान, गरीब के लिए शौचालय तक नहीं बनाया, पक्का मकान नहीं दिया, गरीब को गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया एक 60 साल के अंदर। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनती है तो पहले अटल जी बने प्रधानमंत्री, उन्होंने इस जो व्यवस्था थी 80-20 का, जब तक 13% लोग और गांव से पलायन करके शहर में आ गए, 12%, 68% लोग गांव में रहे और 32% शहर की तरफ चले गए। तो उन्होंने बजट जब बना हो, प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके सामने लाया गया तो वही 80-20 का रेशो था, उसको चेंज किया, परिवर्तन किया। और उन्होंने कहा नहीं, जितनी जहाँ जनसंख्या उतना बजट। तो 68% बजट गांव में जब लोग रहते हैं उनके लिए। और इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना बनी, फसल बीमा
योजना बनी। कांग्रेस के 60 साल में किसानों की कभी चिंता ही नहीं की, ना केसीसी थे और ना फसल बीमा योजना थी। साहूकारों के सुपुर्द कर दिया था और इसलिए किसान की खेती घाटे की होती थी, कर्ज में रहता था, मरता था। लेकिन भाजपा की सरकार आते से अटल जी ने शुरू किया, उस काम को आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला काम तो उन्होंने गांधी जी के सपनों को साकार किया। स्वच्छ भारत अभियान झाड़ू हाथ मिली तो पूरे देश के लोगों ने, और जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो काम उन्होंने 5 साल में कर दिखाया। स्वच्छ कर दिया भारत को, खुले शौच से मुक्त कर दिया, घर घर शौचालय बना दिए करोड़ों, 2 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास पक्के मकान बने। 60 साल में एक मक्का मकान नहीं बना था, एक सिंगल। और दूसरा, उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन किया, और न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। जनधन 43 करोड़ जनधन खाते खुलाए, किसान के भी खाते खुला दिए, गरीब के भी, युवाओं के भी, हर वर्ग के, और सीधा पैसा खाता। एक पैसा का भी करप्शन नहीं हो सकता। बताओ, हिंदुस्तान में कोई कल्पना कर सकता था कि ईमानदारी से उपभोक्ता हितग्राहियों तक लाभ पहुंच सकता है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने असंभव को नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाने का नाम ही मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए देश अब बदल रहा, आगे बढ़ रहा। किसानों का जहां तक सवाल, प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गांव गरीब किसानों की समस्या समझी, उसका उपचार करने की व्यवस्था की। जैसे बीमारी हो जाती किसी को तो उसकी जांच होने के बाद में उसको दवाई दो तो ठीक होता है। तो कांग्रेस तो इस देश की समस्या नहीं समझ पाई, सिर्फ एक ही काम करती रही, तुष्टीकरण की नीति, कि कैसे गांधी परिवार वर्षों तक राज करता रहा, इसलिए फूट डालो राज करोगे नीति अपनाई और तुष्टीकरण की नीति अपनाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से ये देश आत्मनिर्भर बने, ये देश प्रतिस्पर्धा में दुनिया में आगे निकले, और भारत माता पुनः विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचे, और हर वर्ग खुशहाल हो, स्वस्थ रहे और आगे बढ़े, उसके लिए काम किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने लक्ष्य रखा 2024 तक सबको मकान, 2022 तक किसान की आय दोगुना हो, और उसके लिए खाली घोषणा नहीं की, मंत्र है, और जो कहते हैं वो करते हैं। और उसके लिए नीतियों में परिवर्तन किया। किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी, और वो देश के अंदर जो किसान है, जो सीमांत लघु किसान है 2 हेक्टेयर तक यानी 5 एकड़ तक, वो है 86%, 100 में से 86। उनकी चिंता किसी ने नहीं की थी। पहले प्रधानमंत्री अटल जी ने की केसीसी बना के फसल बीमा, लेकिन इन्होंने आगे बढ़ के और उनको प्रधान किसान सम्मान निधि 2-2 हजार करके 3 किस्त, और मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मुख्यमंत्री कल्याण निधि 2-2 हजार करके 4 हजार, इस प्रकार 10,000 रुपए साल एक किसान, छोटे परिवार को, उसके लिए, ताकि वो कर्ज में ना आए, बिल्कुल आत्महत्या ना करे, घाटे की खेती ना करे। और इसके लिए अब खाद, बीज और दवाई 10-10 हजार से छोटा किसान 5 एकड़ तक का, उसको बीज भी मिल जाता है उतनी राशि में, उसको खाद दवाई, ताकि उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और 10 रुपये 15 रुपये सैकड़े में जो साहूकारों से ऋण लेता था, उससे वो मजबूर फसल मजबूरी में तत्काल बेचना पड़ता था, वो भी ना बेचे, जब अच्छे रेट मिले उसको समर्थन मूल्य पे खरीदे। ये मध्य प्रदेश में हमने मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए काम किया। और जब से शिवराज जी चौथी बार मुख्यमंत्री बने और मैं कृषि मंत्री बना, हमने पहले दिन से हमने जो किसानों के अहित में नीतियां थी उनको चेंज किया। अच्छा, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में था, जब इतना किसानों की चिंता आपने की, किसानों का कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध रही, तो 2018 में कहां पर जो है लगता है कि चूक हो गई? क्योंकि किसानों की कर्ज माफी का जो एक बड़ा घोषणा जो है कांग्रेस लेकर आई थी, उसके बूते पर सत्ता में आ गई। देखिए, ऐसा क्या कहेंगे आप? 2003 को याद करें हम, जब मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था, बिल्कुल हमने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। उज्जैन महाकाल भगवान के 12 जनवरी से पूरे प्रदेश में घुमा था। न सड़क थी, न बिजली था, न पानी, न शिक्षा, कुछ नहीं था। घाटे की खेती होती थी, सड़क में गड्ढा के गड्ढे में बंटा ढार मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहलाते थे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहले उमा जी मुख्यमंत्री बनी, फिर बाबूलाल गौर जी, फिर शिवराज सिंह। मैं बाबूलाल गौर जी के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहा 6 महीने, और शिवराज जी जब मुख्यमंत्री बने तो राजस्व विभाग रहा। और हमने राजस्व में किसान, चूंकि मैं गांव का किसान का बेटा हूं, पहले किसान बाद में मंत्री, शिवराज जी भी पहले किसान बाद में मुख्यमंत्री। और इसलिए हमने, जब हमारे पास अधिकार आए तो हमने गाँव की जो समस्याएं थी, खेतों की सड़कें, किसान को सबसे अधिक काम पड़ता खेतों में जाने, तो हमने मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना बनाई। हमने आरबीसी में परिवर्तन किया। पहले कांग्रेस के राज में 40 साल तक 50 रुपए 80 रुपए मिलते थे फसल खराब होने पे। पूरे प्रदेश को कभी भी 5 करोड़ से ज्यादा नहीं मिले, लेकिन हमने आरबीसी में परिवर्तन किया। इल्ली को प्राकृतिक आपदा घोषित कराया। दुनिया में पहली बार हरदा से हुआ जब मैं विधायक था। और 45 करोड़ रुपए दिलाए थे किसानों को उस समय, और फिर हमने चेक से पैसे दिलवाए। और उसके बाद परिवर्तन किया तो 5,000 करोड़ हर साल मिल रहे आरबीसी 6-4 में।
फिर फसल बीमा योजना अटल जी लेके आए। कांग्रेस के राज में तो फसल बीमा थी नहीं। 18% ब्याज से हमने 0% किया, बल्कि 100 ले जाओ और 90 दे जाओ। बहुत बड़ी बात। तो ये किसानों के हित में, जो कि हम किसान के बेटे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों की, गांव की, जो कहती है कि हम हमारी सरकार किसानों की सरकार है, तो हमने करके दिखाया और उसके कारण किसानों के जीवन में परिवर्तन आया। जहां 2003 में बिजली 2990 मेगावाट थी जी, वो बढ़कर आज 22,000 मेगावाट हो गई। बिल्कुल। जहां सिंचाई 7.5 लाख हेक्टेयर थी, आज 43 लाख हो गए, 65 लाख करने जा रहे हैं। उसके बाद हर क्षेत्र में सड़कों के मामले में जाल बिछा दिया। गड्ढे में सड़क है, सड़क में। अब कोई गांव ऐसा नहीं है जो 100 की आबादी का वहां सड़क नहीं, बल्कि कई जगह चौकड़ी बना दी। तो इस प्रकार बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सब कामों के अंदर हमने काम किया। और विकास भी 2 प्रकार का होता है, एक आधारभूत ढांचे का विकास ताकि आम नागरिकों को सुविधा रहे, और एक व्यक्तिगत विकास। तो दोनों काम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 13 वर्षों के अंदर, 15 वर्षों के अंदर जो काम किया, उसके कारण जीवन में परिवर्तन आया। और 7 साल से लगातार मध्य प्रदेश में कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में। दूसरा, कृषि विकास दर कांग्रेस के शासन में माइनस थी, वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार में 20% से 25% से ऊपर होती गई है। ये देश में एक नया रिकॉर्ड है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 2022 का सपना देखा, संकल्प लिया कि किसान की आय हमको 2 गुना करना है। हमने इन 22 महीनों में चमत्कार किया है। गर्व से कह सकता हूँ, संतुष्ट हूं मैं कि हमने एक एक दिन का उपयोग किया, एक एक पल का उपयोग किया। मंत्री बनते से शिवराज जी मुख्यमंत्री बनते, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, किसानों के नाम पर सरकार आई, ऋण माफ करेंगे, महिलाओं को समूह माफ कर देंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे 4,000 रुपये महीने, है ना, बुजुर्गों को 1,000 पेंशन देंगे, हर वर्ग को लॉलीपॉप देकर, वचन देकर सत्ता में आ गए। लेकिन सत्ता में आने के बाद सब धोखा दिया, इसलिए जनता ने धक्का दिया। तो ये 15 महीने रहे, अब कभी नहीं आने वाले, हमेशा के लिए कांग्रेस को खत्म कर दिया। लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं। इन्होंने 18 का 19 का रबी खरीफ का बीमा नहीं दिया था, बल्कि बीमा नहीं दिया तो उल्टा 100% केसीसी जो होता है जी, वो जो इसके अलावा फाइनेंस होता है, उसका बीमा होता तो उसको 75% कर दिया ताकि इनको प्रीमियम कम जमा करना पड़े, और प्रीमियम जमा ही नहीं किया। इनके पास आईफा के लिए 700 करोड़ थे, आईफा अवार्ड के लिए, किसान के लिए नहीं थे। एक दिन कहीं किसान के खेत में नहीं गए। अब जब रोड पे आ गए तो अब किसान के घड़ियालू आंसू बहाने नोटंकी करने जा रहे हैं, वो भी लेट। तो ये एक्सपोज हो गए, जनता के सामने आ गए। अच्छा, हम जो कहते हैं वो करते हैं। एक आपका हालिया बयान है, उसके बारे में आपको दिलाना चाहूंगा, जो आपने इंदौर में मीडिया के कैमरों के सामने दिया। आपने कहा कि कमलनाथ जी कुंडली मारकर बैठे थे, वो नाग की तरह हैं और सपेरे हैं दिग्विजय सिंह। इसलिए इसके क्या मायने? इसका मायना ये है कि कमलनाथ जी ने, मैं कहा ना, 18 का 19 का 1 रुपया प्रीमियम जमा नहीं किया, और बल्कि जो प्रीमियम जमा 75% कर दिया। हमने आते से ही शिवराज जी के नेतृत्व में उसको 100% किया। हमने पैसे जमा किए प्रीमियम प्रदेश के, जब भाई 7 दिन के अंदर कर दिए तो हमारे पास पैसे कहाँ से आ गए? पर हमारी प्राथमिकता किसान, इनकी प्राथमिकता कमलनाथ जी और कांग्रेस की आईफा अवार्ड। ये अंतर है सोच में। और इसलिए इनके पास पैसा उसके लिए 700 करोड़ था, लेकिन किसानों के लिए नहीं था, गरीबों के लिए नहीं था। हमने गरीबों के लिए संबल योजना बंद कर दी थी इन्होंने, जो गरीबों के जीवन में एक तरह से नया उत्साह लाने वाली, जीवन बदलने वाली, वो हमने वापस चालू की, उनके लिए पैसा। और इसलिए हमारी प्राथमिकता गाँव, गरीब, किसान, उसके लिए हमने काम किया। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के संकल्प को शिवराज जी के नेतृत्व में हमने 21 में पूरा कर दिया। जो मैंने कहा ना, ये कमलनाथ जी ने सिर्फ छिंदवाड़ा में 19 कुंटल चना खरीदा प्रति हेक्टर, बाकी प्रदेश में 15। सचिन यादव कृषि मंत्री थे, उनके यहाँ खरगोन में 22 कुंटल प्रति हेक्टर चना होता है, मेरे यहाँ 25 कुंटल होता है, होशंगाबाद में 24 कुंटल होता है, आगर मालवा में 23 कुंटल होता है, बाकी जगह 20, लेकिन 15 खरीद रहे हैं। सरसों 20 कुंटल होता, 13 खरीद रहे हैं, और अपने 17 का जगह 19। लेकिन सचिन यादव का मुंह नहीं खुला कि साहब आप 17 होता आपके यहाँ औसत चना, और 19 खरीद, तो मेरे यहाँ 22 होता तो 19 खरीद लो। लेकिन वो न्याय सचिन यादव के जिले को भी हमने दिलाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हमने सबके साथ, पूरा प्रदेश हमारा, किसान हमारा। उससे 20-20 कुंटल हमने किया। एक दिन में 25 कुंटल की सीमा थी, वो हटवाई मनमोहन सिंह जी के समय कर दी थी, वो भारत सरकार से मंत्री जी से बात करके, और अनलिमिटेड कर दिया। उसके कारण किसानों की फसल समर्थन मूल्य पे हमारे पास आने लगी, तो व्यापारी को माल नहीं मिला, तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ, तो उद्योगों की डिमांड बढ़ी। तो जो सरसों 2500 से 3800 बिक रही थी, वो 4500 से 5600 एक सप्ताह में मंत्री बनने के बाद करा दी।
और किसानों को 1000 करोड़ का लाभ पहुंचा है। फिर मई में खरीदते थे समर्थन मूल्य पे चना सरसों मसूर, वो हमने मार्च में, क्योंकि फरवरी में मार्च में फसल आ जाती है। जी जी। जब तक छोटा किसान 90% बेच देता था और इसे घाटे की खेती करता था, हमने वो 15 मार्च से कर दी। उसके कारण 10,000 करोड़ किसान को ज्यादा मिला। जो व्यापारी उद्योगपति कमाते थे वो किसानों को मिला, तो हमने 10,000 करोड़। फिर मूंग की फसल गर्मी में हमने बुआई शिवराज जी के मार्गदर्शन में, और उसमें भी हमने 7,196 समर्थन मूल्य पे खरीदी। बाजार में बिक रही थी वो 3,000 से 5,000, और जैसे ही हमने समर्थन मूल्य पे खरीदी की तो 6,000 साढ़े 6,000 मंडी में रेट होंगे, और 7,196 में खरीदी हमने 4 लाख मेट्रिक टन, और इस प्रकार 2,000 करोड़ किसान को उसमें भी ज्यादा दिलाए। तो 12,000 करोड़ सिर्फ हमने नीति परिवर्तन करके किसान को लाभ दिला दिया। जो व्यापारी और मुट्ठी भर उद्योगपति कांग्रेस के राज में करते थे, कमाते थे, वो हमने किसानों को दिया। तो बताइए आप ही किसान भाइयों कि कांग्रेस जो मुट्ठी भर लोगों को अरबपति खरबपति बनाई, वो गरीब और गांव और देश की स्थिति आम नागरिक की, कि भारतीय जनता पार्टी जो लाखों करोड़ों लोगों को ये पैसा दिलवाया है। तो इससे अंतर इस पर समझ में आ गया, और उसके कारण हमने 21 में ही प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूरा करने वाला प्रदेश देश का पहला राज्य। और इसलिए यहाँ किसान आंदोलन या किसी प्रकार का कांग्रेस आंदोलन, हम देखो सही प्रशासन वो है जी, शासन वो है जो जनता की क्या समस्या है उसको समाधान तक खुद बोले, उसके पहले वहां उसकी निराकरण करने के लिए पहुंच जाए। आपको कांटा गड़ा हम निकाल रहे हैं, आपका पेट दर्द किया हम इलाज के लिए पहुंच गए। किसान नहीं पहुंचा खेत में, उसके पहले हम पहुंच गए। 2020 में जब सोयाबीन की फसल खराब हुई, सबसे पहले मैं पहुंचा भोपाल जिला, सीहोर जिला, खंडवा जिला, हरदा जिला, मुख्यमंत्री जी पहुंचे, और उसके कारण हमने बीमा, जब देखी फसल खराब हो रही है तो हमने बीमा की तारीख बढ़ा दी, और रविवार के दिन बैंक खुलवाई 2 बार। आजाद भारत में पहली बार किसानों के लिए रविवार को बैंक खोली, हमने बीमा करवाया। 44 लाख किसानों का जो केसीसी थे वो भी डिफॉल्टर थे उनका भी, और जो ऋणी थे उनका भी 1 ग्राम का भी बीमा करवा दिया। ये आजाद भारत में पहली बार हुआ है, और उसके कारण किसानों को इस बार लगभग 7,600 करोड़ बीमा मिलेगा, जो मुख्यमंत्री जी 15 फरवरी के पहले, मतलब अपने रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड जी। चलिए बहुत बड़ी बात है, कृषि मंत्री जी ने बहुत सारे कीर्तिमान यहाँ पर गिनाए, और एक बड़ा दावा उन्होंने किया है कि हिंदुस्तान के दिल एमपी में किसानों की भलाई के लिए लगातार शिवराज सरकार अपने महत्वाकांक्षी कदम आगे बढ़ा रही है। आगे बढ़ते हैं और बातचीत इस वार्तालाप के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमने सुना है कृषि मंत्री जी बड़े क्रांतिकारी हैं, और हमने सुना है कि उनको गुस्सा भी बहुत आता है। जब माँ नर्मदा की छाती पर जो है कोई मशीन या कोई डंपर निकलता है तो आपको गुस्सा आता है, अधिकारियों को चेताते भी हैं। किस तरह से आपको लगता है कि जो अवैध खनन का जो मसला है, जो कि मध्य प्रदेश में लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में भी केंद्र बिंदु रहता है, उस पर आपको क्यों गुस्सा आता है? देखिए, जो ठेकेदार हैं वो प्रभावित कर लेते हैं अधिकारियों को सेटिंग करके, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने निर्णय लिया है कि माँ नर्मदा को हमने जीवित इकाई माना है जी। नर्मदा जीवनदायिनी है, पुण्यदायिनी है, संकटहरनी है, सुख समृद्धि करनी है, और हमारी आस्था का केंद्र है जी। और पानी में से रेत नहीं निकलना चाहिए। रेत खदान होती है पानी के बाहर, जो नदियाँ चलती है ऐसी, तो जो बारिश में बाढ़ आती है तब वो रेत रुक जाती है उसकी आड़ में, बिल्कुल सही, किनारे के, तो वो रेत निकालो, उसमें कोई आपत्ति नहीं, वही खदान होती है। लेकिन ठेकेदार क्या करता है, वो तो निकालता, लेकिन वो फिर मशीनों का उपयोग करके, इसलिए मशीनों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। ओवर डंपर पे चूंकि रोड खराब होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उस पर हमने रोक लगाई है, और सख्त निर्देश दिए अधिकारियों को कि अगर कहीं होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए हमने रोक लगाने में सफलता प्राप्त की है, और इक्का दुक्का कहीं है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है। चलिए बड़ी बात है, ये गुस्सा जो है जग जाहिर है, क्योंकि मां नर्मदा मैया जो हैं उनको बचाने के लिए मंत्री जी का ये गुस्सा इसलिए भी जायज है क्योंकि अगर अधिकारियों की कहीं साठगांठ पाई जाती है तो जरूर मध्य प्रदेश की सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। ऐसे संकेत भी माननीय मंत्री जी अपनी बातों में देते दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि हरदा में आपकी जान बसती है, हमने देखा कि हरदा की जो जनता है वो आपको अपना लाडला नेता तो मानती ही है, बल्कि अपने परिवार का बेटा भी कहती है। जब पिछले दिनों खेल महोत्सव का आगाज हुआ जिसमें आपके सुपुत्र संदीप पटेल जी ने कमान संभाली, तो पूरे युवा जो हैं एक तरह से उनका हुजूम उमड़ पड़ा। इस खेल प्रतियोगिता में प्रदेश के बड़े राजनेता भी पहुंचे, और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने तो आपको राष्ट्र का सबसे बेहतरीन कृषि मंत्री भी कह डाला। क्या मानते हैं, जब इतना बड़ा आयोजन होता है और आपके ही क्षेत्र की जनता के बीच होता है, तो क्या संदेश इससे पहले तो यह कि कैलाश जी ने जो कहा जी, वो पूरे देश में उनको घूमते हैं महामंत्री राष्ट्रीय, और पूरे देश में जब मध्य प्रदेश के किसानों के लिए हमने जो काम किया है, 12,000 करोड़ बताना ना नीतियों में परिवर्तन करके प्रधानमंत्री जी का संकल्प हमने 22 की जगह 21 में पूरा किया है, तो स्वाभाविक है कहना उनका, और सही कहा है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है, आजादी का 75वां वर्ष। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि कोई एक ऐसा काम करे सामाजिक जो हमेशा याद किया जाए। तो हमने सोचा कि क्या किया जाए, तो 2 साल से कोरोना के कारण बच्चे हमारे स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे थे,
घरों में थे, टीवी पर मोबाइल पे लगे रहते थे, अवसाद में थे। तो कोरोना से थोड़ा रिलैक्स हुआ, कंट्रोल हुआ, नियंत्रण में आया। तो हमने सोचा कि खेल कूद 3 दिन कराई जाए। फिर खेल कौन से कराए जाए, तो क्रिकेट की चकाचौंध में बाकी हमारे भारतीय खेल और बाकी खेल उपेक्षित हो गए थे। तो हमने कहा क्रिकेट तो सब कराते हैं, बाद में करा देंगे, क्रिकेट को छोड़ के बाकी खेल जिसमें मलखम, खो खो, कबड्डी, रस्सा खींच, शरीर सौष्ठव और ऐसे विभिन्न हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारे खेल हमने आयोजित किए। और सिर्फ हरदा जिले के गांव से लेकर ब्लॉक से लेकर जिला स्तर के, और उसमें हमने सबका सहयोग लिया। जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष संदीप पटेल और कमल फ्रेंड्स स्पोर्ट्स क्लब की भी, और दोनों का संयुक्त तत्वाधान में हमने कार्यक्रम कराया। 5000 बच्चों ने उसमें भाग लिया, और छोटे बच्चे से लेकर कॉलेज तक के बच्चों का, और हमने सैकड़ों पुरस्कार भी वितरण किए। और एक बहुत अच्छा वातावरण, खेल का एक वातावरण बना, और उससे हमारे जितने स्टेडियम वगैरह थे वो भी सुधर गए, हाई मार्क्स लग गए। और अभी हरदा में फिर हमने एक इंडोर स्टेडियम भी 15 करोड़ की घोषणा की, वो भी बना देंगे, ताकि बच्चों को, हमारे हरदा जिले के और प्रदेश के बच्चे उसके लिए देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा। हमारा सपना है, छोटा नहीं उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य है कि ओलंपिक में मेडल जीत कर हमारे प्रदेश के बच्चे, हमारे जिले के बच्चे, हमारे हरदा के बच्चे और हमारे प्रदेश के बच्चे लेकर आए, ताकि हरदा का नाम, प्रदेश का नाम और देश का नाम पूरी दुनिया में गुणवान्वित करे। क्या ये पॉलिटिकल लॉन्चिंग थी संदीप? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने तो राजनीति से हटके उनको सामाजिक और खेलकूद गतिविधियों में लगाया है। और देखिए, जीवन में मनुष्य जीवन 84 लाख योनि के बाद मिलता है, और मनुष्य अपने अपने परिवार के लिए जीता है। तो पूरे अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु पशु पक्षी भी जी लेते हैं। मनुष्य जीवन मिला है तो श्रेष्ठ जीवन है जितनी योनियां है, और इसलिए मनुष्य जीवन को सफल नहीं करना, सार्थक करना है। और सार्थक कब होगा? जब आप समाज के लिए जिए, दूसरों के लिए जिए और देश के लिए जिए, और ऐसा काम करें कि पूरा प्रदेश और देश आपका परिवार हो, और अच्छे से अच्छा काम करें, तो आपका जीवन सार्थक हो जाता है। तो हम अपने जीवन को सार्थक करने में लगे। हमें संघ से संस्कार मिले जो समाज और देश के लिए जीना सिखाता है, और इसलिए काम कर रहे हैं। और ऐसा क्यों लगता है? सामाजिक और सांस्कृतिक और खेलकूद की गतिविधियों में भी हर क्षेत्र के शरीर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। और हमारे कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया, और इसलिए हमारे बच्चे स्वस्थ हों, हमारे बच्चे का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, और इसलिए हम उनको हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। अच्छा, एक और सवाल मेरे जहन में, राजनीतिक तौर पर जब भी मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की बात आती है तो ओबीसी चेहरा नजर आता है, और ओबीसी चेहरे के तौर पर कमल पटेल जी एक विकल्प बनते हैं। क्या भविष्य में यदि पार्टी ने आदेश दिया तो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है? देखिए, मैंने बताया ना, न हम कोई विधायक बनने के लिए, न सांसद, न मंत्री, न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री बनने के लिए काम कर रहे हैं। हम राजनीति के माध्यम से राष्ट्र के पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि जनता ने और पार्टी ने, संगठन ने हमें इस लायक समझा, और हमने काम किया जिससे जनता का दिल और विश्वास जीता, और जनप्रति जो जिम्मेदारी मिलती है उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं। और इसलिए हम ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, और हम बहुत संतुष्ट हैं कि हम 93 से जनप्रतिनिधि और काम कर रहे हैं। इसलिए हरदा तहसील थी, हमने जिला बनवाया। गांव में 1 किलोमीटर की सड़क नहीं थी, आज कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ सड़क नहीं है। और अभी नदियों के पुल पुलिया बनाने का भी संकल्प लिया, सब बना देंगे ताकि सुविधा हो। सिंचाई के 100% हरदा जिला प्रदेश का पहला जिला जो 100% सिंचित होने जा रहा है, सीएम साहब ने घोषणा कर दी है। अभी गंजाल मोरंड की भी हम भूमि पूजन कराएंगे, जिससे 100% प्रदेश का पहला जिला हो जाएगा। 100% सड़कें, 100% पुल पुलिया, 100% सिंचित, और खेल के क्षेत्र में भी हम नंबर 1 बने। हर क्षेत्र में हम नंबर 1 बने, हमारा जिला नंबर 1 बने, हमारा प्रदेश नंबर 1 बने, और दुनिया में हमारा भारत नंबर 1 बने। इसके लिए कार्य कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य की अवसर हमको मिला है। और इसलिए राजनीति को सिर्फ सत्ता प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं, सत्ता एक साधन है। लक्ष्य हमारा है राष्ट्र, भारत माता। स्वामी विवेकानंद जी का जो सपना था कि 20वीं सदी अंग्रेजों की लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। पूर्ण विश्वास है कि 21वीं सदी सियासी सवालों पर बहुत सूझबूझ के साथ जवाब देते हैं, और शायद यही कमल पटेल जी की राजनीतिक व्यक्तित्व की खूबसूरती भी है। क्योंकि जब युवा मोर्चे की कमान उनके पास थी तो बहुत आक्रामक और बहुत क्रांतिकारी युवा नेता कहे जाते थे, और अब जब मंत्री हैं तो सरकार की बात को पुरजोर तरीके से जनता के बीच और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता तक कृषि मंत्रालय की हर योजना का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार दिन रात जो है काम करते हैं। मंत्री जी, फिटनेस का क्या राज है? क्योंकि हम देखते हैं कि आप ग्राउंड पे भी उतने ही एक्टिव हैं जितने विभाग में हैं, जितना वल्लभ भवन में एक्टिव है उतनी विधानसभा में है। तो इस उम्र में इतनी फिटनेस, इतनी ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा मिलती है इस माटी से जी, इस संस्कृति से और संस्कार से। और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य पहले राष्ट्र, फिर पार्टी और फिर मैं।
और इसलिए इस देश के लिए जितना काम करने की आवश्यकता है, जितना कर सकते हैं, कम पड़ता है। 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। प्रधानमंत्री जी को देखिए 24 घंटे काम करते हैं, मुख्यमंत्री जी को देखिए 24 घंटे काम करते हैं। हमारी जिम्मेदारी, हम भी काम करें और सबकी जिम्मेदारी। मैंने कहा ना, अपने और अपने परिवार के लिए जीव जंतु भी जीते हैं, लेकिन समाज और राष्ट्र के लिए जीना, उसका जीवन सार्थक होता है। सफल होना और सार्थक होने में अंतर है। देखिए, कोई सफल हो गया, पढ़ लिख कर IAS बन गया, कोई IPS बन गया, कोई शिक्षक बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई नेता बन गया, कोई विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन सफल तो हो गए, लेकिन सार्थक कब होंगे? जिस उद्देश्य के लिए बने हो वो उद्देश्य पूरी तरह से परिपूर्ण। उद्देश्य क्या है? राजनीति किसके लिए? समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए और देश को शक्तिशाली, समृद्धशाली, व्यवसायी बनाने के लिए। और इसलिए हम जब रात दिन उसी के लिए लगे हैं, पहले देश समाज का ध्यान रखते हो, तो इसलिए समय कम पड़ता है और उत्साह से काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, तो फिर थकावट नहीं होती, निराशा नहीं होती है, आशा रहती है। और मैं कह रहा हूँ कि हमारा सौभाग्य देश का कि ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं नरेंद्र मोदी जी, जो सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सर्व लोकप्रिय नेता है। दूसरा, पूरी दुनिया में निराशा का वातावरण, आतंकवाद और दुनिया भर का भ्रष्टाचार, उसमें एक आशा की कोई किरण है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। असंभव को संभव, नामुमकिन को मुमकिन और संकट को भी अवसर में बदलने की क्षमता किसी में है तो हमारे प्रधानमंत्री जी में है। और इसलिए हम उनके भारतीय जनता पार्टी में हैं और इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता होने के कारण हमको गर्व है। और हम ये सब इस देश से जो गरीबी का, बेकारी का, भुखमरी का, भ्रष्टाचार का, ये जो कांग्रेस ने दिया, मैं कहता हूँ हमेशा कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी, इन सबको खत्म करके और एक सुशासन देकर इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाकर दुनिया का सिरमौर बनाना, उसी के लिए काम करते हैं। और इसलिए 24 घंटे काम करते हैं और सफलता मिलती है, लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो और अच्छा लगता है। आप कोई छोटा सा भी काम करो और किसी का कांटा गड़ा निकाला तो उसने जो आशीर्वाद दिया और उसके आशीर्वाद निकलता, जो दिल से दुआएं निकल, तो आपका काम करने की और प्रेरणा मिलती है। तो हम जो काम करते हैं उससे लोगों को आशीर्वाद मिलता है, मन में संतोष होता है कि नहीं, हमने कुछ देश के लिए, समाज बहुत बड़ी बात है। जनता का हमको प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है। जी, जनता का आशीर्वाद ही जो है एक ऊर्जा देता है और यही ऊर्जा जो है परिपूर्ण रूप से नजर आती है कृषि मंत्री कमल पटेल जी में। आगे बढ़ते हैं बहुत संक्षिप्त में। पहले आपकी पार्टी जब पुराने दौर में हमने देखा तो आप कार्यकर्ताओं को बनाते थे, कार्यकर्ता नेता बनता था, फिर वो विधानसभा, लोकसभा ऐसे पहुंचता था। अब तो आपकी पार्टी में नेता आना चाहता है। कई कांग्रेसी जो कल तक कांग्रेस के नेता थे आज आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है और ऐसे तमाम फहरिस्त है। आपके कई साथी कैबिनेट मंत्री जो कल तक कांग्रेस में थे आज आपके साथ हैं। इसके पीछे क्या राज की बात है? और कभी लगता है ऐसा कि इतने समय से पार्टी का झंडा उठा रहे थे, पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, अब वही नेता जो कल तक विपक्ष में थे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े? देखिए, इस देश के अंदर अनेक राजनीतिक पार्टियां हैं और अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों में लोग जुड़े और काम करते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा, कांग्रेस के नेताओं ने भी, जनप्रतिनिधियों ने, नेताओं ने, कि 60 साल राज किया कांग्रेस ने, तो जब वो रात को सोते देखते किया क्या इन्होंने, सिवा भ्रष्टाचार के, शोषण के, इसके एक परिवार। अब बताइए, कांग्रेस की हालत, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन रहा कोई। कांग्रेस की इतनी 100 साल पुरानी कांग्रेस, एक नेता नहीं मिला जो गांधी परिवार के अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सके। इसलिए परिवार के लिए जी हजूरी करना, चमचागिरी करना, ये काम करते रहे। और जो थोड़े बहुत भी स्वाभिमानी लोग हैं वो कांग्रेस में रह नहीं सकते। और इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी स्वाभिमानी पुरुषार्थ नेतृत्व में, उन्होंने जब देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, आगे बढ़ रहा, पूरी दुनिया में नाम हो रहा है, भारत का नाम हो रहा है, तो उन्होंने जब विचार किया होगा, सोते समय देखा होगा कि कांग्रेस कहाँ और मैं, वो इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आए। उनके साथ कई विधायक और नेता आए और आज वो कहते हैं कि भैया हमने तो इतने साल बेकार किए, बहुत पहले आ जाना चाहिए था। तो ये अंतर है, क्योंकि यहाँ सिखाया जाता देश पहले, पार्टी बाद में। यहाँ कांग्रेस के अंदर क्या है, देश डूबे डूब जाओ खा जाओ, पार्टी डूबे डूबे पप्पू चाहिए, वो पार्टी को डुबा ली और पप्पू और देश को भी उनको नुकसान पहुंचाया। इसलिए 60 साल में क्या किया तो शून्य बटे सन्नाटा, गाली खा रहे। और इधर मोदी जी ने, अटल जी ने 7 साल 6 साल 7 साल मौका मिला, अभी आगे मिलता रहेगा। तो कितना परिवर्तन कर दिया, स्वच्छ कर दिया, गरीबों को पक्का रोटी, कपड़ा, मकान और सिंचाई, बिजली। और आज देश आगे बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि 21वीं सदी भारत की होगी, दुनिया में भारत नंबर 1 देश बनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते कृषि मंत्री जी, क्या मध्य प्रदेश के किसानों को आप संदेश देंगे? आने वाले दिनों में क्या सौगातें आप लेकर आ रहे हैं और कैसे किसानों की चिंता के लिए दिन रात आप मेहनत करते हैं? जाते जाते क्या मध्य प्रदेश की जनता के लिए संदेश? देखिए किसान भाइयों, मैं पहले किसान हूँ, बाद में मंत्री हूँ, लेकिन जरा विचार करो अपने दिल पे हाथ रख के कि हम जो पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, रासायनिक दवाइयाँ, पेस्टिसाइड, रासायनिक खाद, उससे हमारी मिट्टी भी जहरीली हो रही है,
जो उपज हम पैदा करते हैं अनाज सब्जियां, उसमें कितनी दवाइयाँ डालते हैं, तो वो जहरीली होती है। वो हम भी खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं और समाज और देश को भी खिलाते हैं, जिससे बीमारियां हो रही है। पंजाब ने अत्यधिक रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का उपयोग किया, उत्पादन तो बढ़ाया, लेकिन वहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ हो गई, वहाँ की वातावरण पर्यावरण बिगड़ा और अनाज का जो गुणवत्ता थी वो कमजोर हुई। और भटिंडा जिला है जहाँ से कैंसर ट्रेन चलती, बीमारियां बढ़ रही है और इसके कारण आम आदमी का जीवन दुर्भर हो गया है। अभी डॉक्टर अडवाणी जी ने कहा है, एशिया के कैंसर रोग विशेषज्ञ के सबसे बड़े, कि यही स्थिति रही पेस्टिसाइड और रासायनिक खादों के उपयोग की, तो आने वाले समय में हिंदुस्तान में हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेंगे, इतने कैंसर के पेशेंट हो जाएंगे। और इसलिए हमको सावधान होना है, पेस्टिसाइड का और रासायनिक खाद का उपयोग कम करना है और धीरे धीरे बंद करना है। और हमारी तो प्रकृति ने, हमारे देश में गौवंश से, गौ माता है, इसलिए 33 करोड़ देवी देवताओं का वास कहते हैं। गौवंश आधारित खेती करें, गोबर से खाद बनाएं, गौमूत्र से दवाइयाँ बनाएं जी, वनस्पति से उससे करें, प्राकृतिक और जैविक खेती करें, जिससे किसान की लागत भी कम आएगी, उत्पादन भी अच्छी गुणवत्ता का होगा। और कोरोना संकट के बाद पूरी दुनिया ने अब मांग हो रही है जैविक और प्राकृतिक उत्पाद की। तो हिंदुस्तान के लिए ये अवसर है कि हम सब प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर आएं और इतना उत्पादन करें कि अपने देश के लोगों को स्वस्थ अच्छा अनाज देकर उनको स्वस्थ रखें, खुशहाल रखें और पूरी दुनिया को हम पूर्ति कर सकें और दुनिया से पैसा वापस आकर भारत को पुणे सोने की चिड़िया बना सकते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी गुजरात से पूरे राष्ट्र को संबोधित किया। वहाँ के हमारे राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत माननी, उन्होंने जब वो गुरुकुल में हरियाणा में प्राचार्य थे तो उन्होंने प्राकृतिक खेती शुरू की और आज वो गुजरात में 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा कर दिया है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जो सबसे अधिक खेती प्राकृतिक, हमारे 17 लाख हेक्टेयर में हो रही है। लेकिन हम पूरी खेती को प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर लाएं और इसलिए हमने निर्णय लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि कृषि महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय जो पढ़ाई होती है उसमें 14 डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, लेकिन जैविक और प्राकृतिक खेती का नहीं, हम जैविक खेती का भी विभाग ला रहे हैं। बच्चों को हम जैविक और प्राकृतिक खेती पढ़ाएंगे और आम नागरिकों को प्रशिक्षण देकर और जैविक और प्राकृतिक खेती कराएंगे, जिससे गौवंश की भी रक्षा होगी, लागत भी कम होगी, उत्पादन भी बढ़ेगा, रेट भी डबल मिलेंगे। और एपीडा का कार्यालय भी हमने मध्य प्रदेश में खुलवा दिया, उसमें पंजीयन करा के निर्यात करेंगे ताकि हमारा किसान की आय 2 गुना 4 गुना हो और लोग भी स्वस्थ रहें। ये काम हमको करना है, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। भले ही आप 1 एकड़ आधा एकड़ शुरू करें, खुद के लिए कम से कम अपने बच्चों के लिए तो स्वस्थ अनाज पैदा करें। और जब हम अपने परिवार के लिए करेंगे तो जब समाज ही हमारा परिवार है, राष्ट्र हमारा परिवार, दुनिया, हम तो भारत की संस्कृति देखिए, हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी मात्र में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। तो विश्व का कल्याण करने के लिए तो भारत है पूरे दुनिया में एकमात्र राष्ट्र। और इसलिए हम प्राकृतिक और जैविक खेती की शुरुआत करें और 2-4-5 साल के अंदर पूरे प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने का हमारा सपना है। प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है उसको पूरा करें, पूरा देश जैविक होगा तो लोग स्वस्थ भी रहेंगे। दुनिया में भारत पुणे सोने की चिड़िया बनेगा और यहाँ से गरीबी नाम की चीज हटेगी, बेकारी नाम की चीज हटेगी और दुनिया में नंबर 1 राष्ट्र बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े थे कृषि मंत्री कमल पटेल जी, जिन्होंने बेबाकी से कई सवालों के बेबाक यहाँ पर जवाब दिए और सीधे तौर पर सियासी तौर पर सूझबूझ दिखाते भी नजर आए, विपक्ष को भी आईना दिखाया और कैसे किसानों के लिए दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं, इसका पूरा रिपोर्ट कार्ड उन्होंने मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के समक्ष रखा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में कृषि मंत्रालय और क्या क्या नए यहाँ पर योजनाएं लेकर आता है और कैसे किसानों के हितों की बात करती है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।